पंकज, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप थैंक यू। जैसे कि जानते हैं डॉक्टर पंकज कि किस तरीके से अक्टूबर के बाद, वैसे तो दिल्ली एनसीआर में AQI 100-150 के ऊपर ही रहता है, बट स्पेशली अक्टूबर के बाद ये AQI काफी ऊपर चला जाता है और इसमें दिल्ली वाले सामूहिक रूप में आंखें रब कर रहे होते हैं, एक आई बर्निंग का सेंसेशन होता है, एक डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, स्किन सोरनेस होते हैं, रेड रैशेस होते हैं, थ्रोट में एक कांस्टेंट इचिंग होती है, कंजेशन रहता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसको हम दिल्ली वालों ने नॉर्मल सा ही बना लिया, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, ये काफी एबनॉर्मल सिचुएशन है। ये तो हम फिजिकली इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। सरकार आई गई, पॉलिसीज आती हैं, इम्प्लीमेंट होती हैं, लेकिन उसके रिजल्ट्स इमीडिएट नहीं है। फ्यूचर में क्या होगा हमें नहीं पता है, लेकिन अभी हमें इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, इस चीज के लिए आज हमने आपको इनवाइट करा है कि आयुर्वेदा हमें कैसे निवारण दे सकता है, और अगर नहीं भी दे सकता है तो एटलीस्ट इन प्रॉब्लम्स के जो इफेक्ट्स हैं इसको रिड्यूस मिनिमाइज कैसे करा जा सकता है। तो इसी पर आज की हमारी डिस्कशन है। और दोस्त, हेलो माई योगा के जो दोस्त हैं, दर्शक हैं जो आज ये IG लाइव देख रहे हैं, मैं बता दूं डॉक्टर पंकज चंद सरकार एक जाने माने आयुर्वेदा वैद्य हैं जो इंदौर में बेस्ड हैं। इन्होंने आयुर्वेदा की लीडिंग अच्छी से अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस जो इंडिया की हैं उनके साथ काम करा है, और साथ में विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदा वैद्य जो होते हैं उनके साथ भी काम करके एक्सपर्टीज ली है। तो वेलकम डॉक्टर पंकज जी। थैंक यू। सो ग्रेटफुल कि आपने कंफर्म करा आने के लिए इस इंस्टाग्राम लाइव पर और हमें हेल्प करने के लिए। तो वही मेरा पहला क्वेश्चन है कि आयुर्वेदा कुछ हमें इस समस्या से निवारण या फिर इस सिम्टम्स को मिनिमाइज करने का कोई तरीका दे सकता है? डेफिनेटली आयुर्वेदा बेसिकली स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए ही है। प्रिवेंटिव केयर आयुर्वेदा का मूल उद्देश्य है एक्चुअली। आयुर्वेदा में कहा भी गया है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम एंड आतुरस्य विकार प्रशमनम च, मतलब जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, उसको अच्छी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी देना और रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी मेंटेन रहे। जो बाहरी इन्फ्लुएंसेस होते हैं जैसे इन्फेक्शंस हैं, एलर्जीज हैं, या फिर जैसे स्मॉग है, तो इनसे आपकी यदि बॉडी स्ट्रांग है तो वो प्रिवेंटेड रहती है। उसके लिए बहुत सारे अलग अलग उपाय बताए गए हैं आयुर्वेदा में। और आपने तो सही कहा, जैसे दिल्ली में जब स्मॉग और पॉल्यूशन लेवल AQI 150 के ऊपर चला जाता है तो बहुत से लोगों को एलर्जिक बीमारियां होती हैं, इरिटेबल आईज हो जाती हैं, नोज में साइनसाइटिस वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, थ्रोट इन्फेक्शंस होने लगते हैं, अननेसेसरी एग्जॉशन एंड टायर्डनेस होता है। तो जब ये AQI बढ़ता है तो हमारी बॉडी के अंदर एक इन्फ्लेमेशन वाली कंडीशन डेवलप होती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बोलते हैं जिसको। एंड ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं और जो अननेसेसरी केमिकल्स हम ब्रीथ कर रहे हैं, या मतलब यदि बाहर वगैरह खा रहे हैं तो उस फूड के साथ हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, तो एंटायर बॉडी में एक इन्फ्लेमेशन जनरेट होता है जिसको हम वात और कफ की व्याधि में कंसिडर करते हैं। तो इसमें इन्फ्लेमेशन होना, बुखार आ जाना, सर्दी खांसी हो जाना, एक्सेसिव ड्राइनेस फील होना स्किन पे, या कोई एलर्जी निकल के आना, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं सच कर इस तरह के पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर में बेसिकली। तो आयुर्वेदा में ऐसी बहुत सी छोटी छोटी रेमेडीज बताई गई हैं जिसको हम यदि करना स्टार्ट करते हैं रेगुलरली तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है। और जो हमारे मोस्ट वाइडली अफेक्टेड ऑर्गन्स होते हैं, आईज, नोज, थ्रोट, स्किन, ईयर्स बेसिकली, उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं इन पॉल्यूटेंट्स बेसिकली। तो जैसे नोज के लिए इसमें बताया गया है कि एक स्पेसिफिक ऑयल आता है अणु तेल, तो जब भी हम घर से बाहर निकलें थोड़ा सा नाक में लगा के निकलें, या सेसमे ऑयल भी यूज कर सकते हैं जो तिल का तेल होता है, उसको भी यदि हम थोड़ा सा नाक में निकाल के लगा के निकलें तो जो पॉल्यूटेंट्स है वो उस ऑयल में ही स्टक होके रह जाएगा, आपके इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं जाएगा, तो आप अपने बॉडी को प्रोटेक्ट कर लेते हो। सिमिलरली कान में भी यदि हम शार तेल होता है एक, या फिर
मस्टर्ड ऑयल डाल सकते हैं या तिल का तेल डाल सकते हैं। रात में सोने से पहले डालने से पूरा टॉक्सिन्स निकाल के बाहर ले आता है बेसिकली। तो हमारी जो श्रवण क्षमता है या हियरिंग कैपेबिलिटीज है वो डिस्टर्ब नहीं होती है। थ्रोट के लिए गार्गलिंग करना इम्पोर्टेंट होता है। जब भी आप बाहर से घर आए या रात में सोने से पहले यदि हम अदरक हल्दी पानी में थोड़ा सा बॉईल करके उससे गार्गलिंग करते हैं तो थ्रोट में जो भी एक्यूमुलेटेड म्यूकस होता है वो सब निकल जाता है। जनरली होता यह है कि जब भी हम पॉल्यूटेंट्स को सॉलो करते हैं या इनहेल करते हैं तो बॉडी उसको रोकने के लिए म्यूकस जनरेट करती है बहुत सारा। तो जनरली थ्रोट में होता है, नोज में होता है, साइनसेस में होता है। तो यहाँ पर जब ये म्यूकस एक्यूमुलेटेड होता है विद पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट्स के साथ या एलर्जेंस के साथ तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो गर्म पानी से जब हम गरारे करते हैं या स्टीम लेते हैं तो वो सारा म्यूकस डिजोल्व होके निकल जाता है बॉडी में से। और जो हमारी एक पॉसिबिलिटी होती है इन्फेक्शन को गेन करने की वो खत्म हो जाती है। तो खासकर ये जो अगले 3-4 महीने हैं इसमें ये छोटे छोटे यदि हम रेमेडीज रेगुलरली फॉलो करें तो उससे काफी फर्क पड़ता है। साथ में स्किन पे भी यदि हम बाहर निकल रहे हैं तो या तो थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगा के निकलें ताकि डायरेक्ट स्किन पे इम्पैक्ट ना हो। या फिर हम यदि बहुत ज्यादा ठंड है तो मस्टर्ड ऑयल भी यूज कर सकते हैं या तिल का तेल भी यूज कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल इस मौसम में नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि वो पोर्स को ब्लॉक कर देता है और स्किन और ज्यादा ड्राई हो जाती है। अब जैसे अक्टूबर या दिवाली के बाद से ठंड मौसम ठंडा होता चला जाएगा तो हमको कोकोनट ऑयल का यूज बंद कर देना चाहिए। साथ में टंग स्क्रैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम जो जीभ का स्क्रैपर यूज करते हैं उससे सारे जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं या जीभ पे जो एक लेयरिंग हो जाती है जब यदि हम बहुत ज्यादा देर तक बाहर हैं तो वो निकल जाती है उससे। तो डेली यदि हम अपने दिनचर्या में या डेली रूटीन में इन छोटी छोटी 5 चीजों को इंक्लूड करें तो उससे काफी हद तक हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को ये बाहरी इन्फ्लुएंसेस से बेसिकली। तो बहुत बढ़िया डॉक्टर पंकज, आपने यहाँ पे हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स के बारे में बताया। और 5 सेंस ऑर्गन्स को, और बहुत ऑब्वियस सी चीज है, सबसे पहले ये 5 सेंस ऑर्गन्स ही पोल्यूटेंट से इंटरैक्ट कर रहे हैं और फिर उसके बाद हमारे शरीर में एब्सॉर्ब कर रहे हैं। लेकिन मेंटल हेल्थ का क्या करें इस टाइम पे ना? फटीग, माइंड जो कहते हैं ना क्लाउडिंग, एक कॉन्स्टेंटली ब्रेन फॉगिंग रहता है, कंफ्यूजन रहता है, इरिटेबिलिटी रहती है। तो उन सब चीजों में, उन सब सिचुएशंस में हम लोग क्या करें? डेफिनेट, जैसे मैंने कहा कि हमारी बॉडी जब इस पॉल्यूशन के एटमॉस्फेयर में जाती है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में जाती है। तो स्ट्रेस सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं होता, ये मेंटल लेवल पे भी होता है। तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी की जो एनर्जी है वो इस एलर्जेंस पॉल्यूटेंट्स से फाइट करने के लिए वो सारी एनर्जी वहां पर डाइवर्ट हो गई है। तो माइंड को एनर्जी कम मिलने लगती है एंड हम थोड़ा सा इरिटेबल फील करते हैं, एंगर इश्यूज होने लगते हैं या फिर बहुत ज्यादा लेथार्जिक लगने लगता है क्योंकि ये वात और कफ का कॉम्बिनेशन वाला प्रॉब्लम होता है। तो इसमें लेथार्जीनेस, बाहर जाने की इच्छा ना होना, कुछ काम करने का मन ना करना, ऊपर से मौसम भी ठंडा होने लगता है तो एक मतलब घर से निकलने का उतना मन नहीं करता। तो यू गो इनटू काइंड ऑफ लाइक डिप्रेशन वाली स्थिति में जाने लगते हैं एब्सोल्युटली। क्योंकि माइंड को उतना फ्रेश नहीं लग रहा है, एनर्जी फील नहीं हो रही है। तो उसके लिए जैसे मैंने बताया कि कॉन्स्टेंटली हल्का हल्का गर्म पानी पीते रहेंगे, बॉडी को वार्मथ मिलती है, ब्लड प्यूरिफाई होता है, हमारे लिम्फेटिक नोड्स एक्टिव रहते हैं जिससे कि बॉडी के जो डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं उसको सपोर्ट मिलता है। साथ में कुछ हर्ब्स होती हैं जैसे ब्राह्मी हो गई, अश्वगंधा हो गया। तो ये एडाप्टोजेंस हैं बेसिकली जो हमारी बॉडी को एक रिफ्रेशिंग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कुछ हर्बल टीज भी होती हैं जैसे कैमोमाइल टी है या फिर हिबिस्कस टी है जो माइंड में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती हैं और हमारे को ओवरऑल कामनेस फील करवाती है बेसिकली। तो हाइड्रेशन इज इम्पोर्टेंट क्योंकि जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ता जाता है बॉडी के अंदर ब्लड की थिकनिंग बढ़ती जाती है, लिम्फेटिक फ्लो बढ़ता जाता है। तो लिक्विड्स और हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत ज्यादा हैवी डाइट्स नहीं लेनी चाहिए क्योंकि हैवी डाइट में भी एनर्जी कंज्यूम होगी डाइजेस्ट करने में। तो ऑलरेडी आपकी बॉडी फाइट कर रही है पॉल्यूटेंट्स से, वहां एनर्जी जा रही है, फिर खाना भी हैवी खा लिया तो उसमें भी हमारी एनर्जी डाइवर्ट हो जाती है। तो एट द एंड ऑफ द डे खाना खाने के बाद हमको एकदम ही थकान, ड्राउजीनेस, नींद आने लगती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता क्योंकि एनर्जी ब्रेन तक पहुंची नहीं।
तो उसको एक्टिवेट करने के लिए वार्म वाटर, हर्बल टीज, लाइट सिंपल फूड्स का इम्पोर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और साथ में जैसे मैंने वो 5 सेंस ऑर्गन्स के आपको छोटे छोटे टिप्स बताए, तो वो सब यदि हम करते रहते हैं तो एक रिफ्रेशिंग एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर रहती है, माइंड के अंदर भी रहती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर पंकज। यहाँ पे हमने फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को तो एड्रेस कर दिया, लेकिन आपने ना इसमें वात और कफ दोष के बारे में बताया कि इस सिचुएशन में वात और कफ दोष एलिवेट हो जाते हैं। जिनका ऑलरेडी वात और कफ दोष एग्रेवेटेड हो, क्या उनको एक्स्ट्रा केयर लेनी चाहिए? हाँ डेफिनेटली, क्योंकि जिनका प्रकृति ही वात और कफ की है, या जिसका इम्बैलेंस वात और कफ का कॉम्बिनेशन का चल रहा है, तो उसको इस वेदर में बहुत ज्यादा परेशानियां होती है, खासकर थ्रोट इन्फेक्शंस की, साइनोसाइटिस की, आंखों में से कंटिन्यूस पानी निकलना, कानों में बहुत ज्यादा मैल का जमा होना, या स्किन पे कोई रैशेस निकल के आना। तो ऐसी प्रकृति वालों के लिए स्पेसिफिकली जो हर्बल कुछ मेडिसिन होती हैं, जैसे मुलेठी हो गया, या फिर गुडुचि हो गया, तो ये हर्ब्स इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, जिससे कि उनका पित्तज जो डिफिशियंसी है, या जो फायर एलिमेंट उनके अंदर मिसिंग है, वो इंस्टॉल होता है। और कफ को रिड्यूस करता है, वात को वार्म करता है, क्योंकि वात और कफ दोनों ही कोल्ड एनर्जीज हैं, तो इनमें हीट का एस्पेक्ट नहीं होता है। तो जैसे वार्मिंग हर्ब्स होती हैं, जीरा हो गया, अजवाइन हो गया, अदरक हो गया, इन चीजों का प्रयोग खाने में ज्यादा करना चाहिए। बहुत ज्यादा ऑयली, स्पाइसी, मसालेदार चीजें ना खा के सिंपल फूड में हम काले मिर्च, जीरा, अजवाइन, तेज पत्ता, ये सब जो वार्मिंग हर्ब्स हैं, इनको यूज करते हैं, तो जो कफ की है प्रोडक्शन, वो कम हो जाती है और इन्फेक्शन वगैरह नहीं होते। और साथ में जो दिनचर्या के जो नाक में ऑयल डालना, कान में ऑयल डालना, ये सब तो करना ही है, मतलब वो तो इट शुड बिकम अ पार्ट ऑफ द डे, है ना। डॉक्टर पंकज, यहाँ पे आपने हर्ब्स के बारे में बताया, आपने यहाँ पे हमें ऑयल्स के बारे में बताया। हर्बल ड्रिंक्स आती हैं आयुर्वेदा में, काफी अलग अलग तरह की हर्बल ड्रिंक्स आती हैं। तो आप कोई हर्बल ड्रिंक्स सजेस्ट करना चाहिए? क्योंकि देखिए यहाँ जिंदगी ना काफी फास्ट फॉरवर्ड हो गई है, तो इस फास्ट फॉरवर्ड में आजकल काफी सारे ब्रांड्स हैं जो हर्बल ड्रिंक्स भी पैकेज फॉर्म में देते हैं। तो इनमें कोई हर्बल ड्रिंक्स इस तरह की होगी जो हम अपने दिनचर्या में यूज कर सकते हो? इसके लिए हमको कोई पैकेज या पैक्ड ड्रिंक लेने की जरूरत नहीं है, हमारे किचन में ही सब कुछ अवेलेबल होता है। और इंडियन किचन की वही खूबसूरती है कि दवाइयाँ किचन में ही हैं, और हम खाने को ही एज अ दवाई यूज कर सकते हैं बेसिकली। तो जैसे हमारे किचन में अदरक होता है, हल्दी होती है, दालचीनी होती है, मुलेठी होती है, इन चारों को इक्वल प्रोपोर्शन में हम मिक्स करके अ, अ, एक जैसे 1 लीटर पानी की बोतल है, उसमें आधा आधा चम्मच सभी कुछ डाल के बॉईल कर लें अच्छे से, और थोड़ा थोड़ा करके दिन में 2-3 बार पिए, तो उससे हमारा डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है। साथ में हमारी जो जठराग्नि है, जो धातुओं की अग्नि है, वो सब स्टेबलाइज्ड रहती है, और बॉडी की व्याधि क्षमता भी बढ़ती है। म्यूकस ज्यादा बनता नहीं है, तो साइनसेस क्लीन रहेंगे, थ्रोट इन्फेक्शंस वगैरह नहीं होंगे। इसके अलावा त्रिफला करके एक हर्बल ड्रिंक आता है, या हर्बल पाउडर आता है, जो कि गट को डिटॉक्स करता है। यदि बाय चांस हमने swallow कर लिया, या खाने के साथ हमारे पेट में चला गया है, पेट के इन्फेक्शन होना, लूज मोशन होना, ये भी काफी कॉमन होता है इस सीजन में, तो त्रिफला उसको क्लीन कर देता है सिस्टम में से, वो हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आंवला, जो अभी सीजन में आएगा भी, आंवला इज अ वेरी गुड इम्यूनिटी बूस्टर। उसके साथ यदि हम गिलोय को मिक्स करके लेते हैं एज अ जूस, जैसे सुबह सुबह खाली पेट, तो इससे हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, ब्लड सेल्स बढ़ते हैं, जो इवेंचुअली जो ब्लड सेल्स हैं वो ही आपके डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं बेसिकली। तो जैसे इस्नोफिल्स हैं जो कि एलर्जिक रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं, बेसोफिल्स हैं जो कोई केमिकल पॉल्यूटेंट्स हैं उसको रोकते हैं। तो ये जब हम आंवला और गिलोय का कॉम्बिनेशन लेते हैं, तो हमारी बॉडी की व्याधि क्षमता बढ़ती है। और इस तरह की हर्ब्स बहुत कॉमनली और इजीली अवेलेबल होती हैं। हम इसको टी के फॉर्म में ले सकते हैं, जूस के फॉर्म में ले सकते हैं, ड्रिंक फॉर्म में ले सकते हैं, या चूर्ण है आपके पास तो उसको पानी में बॉईल करके
1 लीटर पानी बना लीजिए उसका और दिन भर थोड़ा थोड़ा करके पीते रहे वार्म कंडीशन में, तो डेफिनेटली जो होने वाली एलर्जीज और इन्फेक्शंस हैं उससे आप बच जाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर पंकज। पंकज जी, आप हमेशा ये चीज कहते हैं कि फूड इज अ हीलिंग मेडिसिन। हमारा जो जेरियाट्रिक केयर करके स्पेशलाइज योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स है, उसमें भी आप मॉड्यूल 3 हैंडल कर रहे हैं, जिसमें आप पूरे फूड के बारे में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स सब आयुर्वेदा के थ्रू बताते हैं। अब सिंस आप फूड को इतना एम्फसाइज देते हैं, लेकिन फूड के साथ भी कुछ पल्यूटेंट्स हमारे शरीर में जाते हैं, तो क्या उसको डिटॉक्सिफाई करने का कोई तरीका है? क्योंकि काफी हेवी मेटल्स भी हम लोग कंज्यूम कर जाते हैं। आ, तो फूड को हम अच्छा देख रहे हैं, विच इज वेरी गुड, बट फूड के कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं जो हमारे शरीर में कंज्यूम लाइक ऐसे एक के बाद एक लेयर पर सेटल होते जा रहे हैं। तो उसको कैसे हम डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं? उन पल्यूटेंट्स को हम कैसे डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं? तो स्पेसिफिकली जैसे फूड में जो भी हम इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं, जैसे सब्जियां हैं या सलाद वगैरह हैं, तो वो उसको हमेशा गर्म पानी से वॉश कर लेना है। और जितना हो सके, खासकर इस पॉल्यूशन वाले वेदर में और ठंडे वेदर में, कच्चा नहीं खाना है कुछ भी। जब हम कुक करते हैं और स्पेसिफिक ऑयल में कुक करते हैं, जैसे सेसमे ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये जो हैवी मेटल्स को एक साथ बाइंड करके उसको स्मोक के साथ या स्टीम के साथ उसको निकाल देते हैं बाहर बॉडी कुकिंग के टाइम पर ही। तो फास्ट कुकिंग या फास्ट फूड्स की तरफ ना जाके, या पैक्ड फूड या पैक्ड चीजों की तरफ ना जाके, प्रॉपर सिंपल कुकिंग मेथड जो होती है इंडिया की, उसको यदि हम फॉलो करते हैं तो उसमें हैवी मेटल्स भी निकल जाते हैं। जब हमने वॉश किया तो फर्स्ट डिफेंस तो वही हो गया कि हमने जो वेजिटेबल्स के या फ्रूट्स के स्किन पे जो केमिकल्स हैं उसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया। सेकेंडली, जब हम उनको कुक करते हैं तो ऑयल जो है उस पॉलिटेंट के साथ मिलके उसको स्मोक के थ्रू निकाल देता है कुकिंग के टाइम पर। तो इसलिए प्रॉपर कुकिंग इंपॉर्टेंट है, खासकर इस वेदर में। और जब वात और कफ का प्रिडोमिनेंस है बॉडी के अंदर भी और एटमॉस्फेयर के अंदर भी, तो कच्चा जितना हो सके अवॉइड करना है। बाहर का खुला खाना बिल्कुल ही नहीं खाना है। पानी का हार्डनेस डेफिनेटली घर के अंदर चेक करते रहना है कि कहीं हार्ड वाटर या कहीं उसमें कोई हैवीनेस तो नहीं है मेटल्स की। कुछ कुछ लोगों को आदत होती है कि कॉपर के जार में पानी गर्म रखते हैं रात भर और उसको पीते हैं, या चांदी के इसमें रखते हैं, तो वो भी हैवी मेटल्स में ही आता है। तो जिसको रिकमेंडेड है सिर्फ उसी को करना चाहिए। खाली आपने कहीं देख लिया और कहीं सुन लिया, कहीं पढ़ लिया उसके हिसाब से, क्योंकि अच्छी तो सभी चीजें हैं, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कोई मतलब बुरा बोला जाए जिसके बारे में, बट वो आपकी प्रकृति के हिसाब से है या नहीं है। कि आयुर्वेदा हर चीज को दवाई के हिसाब से देखता है, और चाहे वो खाना हो, फल हो, स्पाइसेस हो, ऑयल्स हो, ये सभी हमारे बॉडी में दवा का काम करते हैं, यदि सही मात्रा में, सही प्रोपोर्शन में लिया जाए, सही समय पे लिया जाए। यदि हम रैंडमली कभी भी कुछ भी खा रहे हैं, मंचिंग कर रहे हैं, कुछ भी मिक्सिंग कर रहे हैं, जो चीजें साथ में नहीं भी जाती हैं उसको भी मिक्स करके खा रहे हैं, जैसे बहुत कॉमन मिस्टेक हम लोग करते हैं, मिक्स फ्रूट हम खाते हैं कभी कभी। तो यदि सेम फैमिली के फ्रूट्स हैं, जैसे एप्पल है, नाशपाती है, ये तो साथ में खा सकते हैं। तरबूज खरबूज साथ में खा सकते हैं। स्ट्रॉबेरी, चेरीज, ये सब सेम फैमिली के फ्रूट्स हैं, इनको हम साथ में खा सकते हैं। इसके लिए बॉडी को अलग अलग एंजाइम्स जनरेट करने की जरूरत नहीं है। बट यदि हम केला खा रहे हैं, साथ में पपीता मिक्स कर रहे हैं, उसमें मैंगो भी मिक्स कर रहे हैं, एप्पल भी डाल रहे हैं, अंगूर भी डाल रहे हैं, तो हमारी बॉडी इसको डाइजेस्ट करने वाली नहीं है सारी चीजें अच्छी, पर वो एट द एंड ऑफ द डे आपकी बॉडी में कफ बन जाएगा, ज्वाइंट पेन चालू हो जाएंगे। आपने कुछ भी बुरा नहीं किया है, पर आपकी बॉडी को पसंद नहीं आया। तो इसलिए सिंपल खाना, एक फ्रूट एक टाइम पे खाना, अच्छे से वॉश करके खाना, और खासकर वो फ्रूट जो हम स्किन के साथ खा लेते हैं उसको प्रॉपर वॉश करके रखना, थोड़ी देर पानी में भिगो के रखना। नमक के पानी से भी वॉश किया जाता है, जिससे कि जो स्किन लेवल पे जो टॉक्सिन्स हैं वो निकल जाएं। सलाद्स वगैरह भी ज्यादा इस मौसम में नहीं लेना चाहिए। लेना है तो हम स्टीम्ड ले सकते हैं या बॉइल्ड सैलेड ले सकते हैं, वो फायदा करता है। और लघु आहार का वर्णन किया जाता है, खासकर विंटर्स में, जो शिशिर और हेमंत ऋतु है, जिसमें पॉल्यूशन भी ज्यादा है, सनलाइट भी कम हो जाएगी अभी दिल्ली में। तो एक तो हमको नेचुरल एनर्जी भी नहीं मिल रही है, तो हमारी अग्नि मंद हो जाती है।
जब अग्नि मंद हो जाती है तो हमको खाना सिंपल खाना चाहिए, ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए और हमारे ब्रेन और बॉडी दोनों को एनर्जी मिले। तो ये तो आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं आपने ये भी लाइन ऐड कर दी है कि देखिए सबकी प्रकृति अलग अलग है। तो इसलिए दोस्तों ये सिर्फ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स दिए जा रहे हैं आपको, लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो आप प्लीज डॉक्टर पंकज को डायरेक्टली कंसल्ट करें। ये सारी चीजें जो है ये हमने बहुत ही जनरल और प्रिकॉशनरी मेजर्स में दी गई है। किसी कोई काफी सेंसिटिव है इन सभी इश्यूज को लेकर, या इस मंथ के स्टार्ट होते ही काफी क्रॉनिक इश्यूज हैं आपके जो वापस रिलैप्स होते हैं, तो आई थिंक आपको डॉक्टर पंकज को डायरेक्ट कंसल्ट करना चाहिए। अब सर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करती हूँ। आपने जो भी सारे हमें सजेशंस और एडवाइजेस दी हैं अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करने के लिए, ये एज अ मिडिल एज तो इजी होता है, यूथ के लिए भी इजी है, लेकिन जो घर के बूढ़े बड़े हैं, ठीक है, क्या वो ये सारी चीजें एज इट इज अप्लाई कर सकते हैं अपने लिए? वैसे विजडम के हिसाब से हम सोचें तो जो हमारे बड़े और बुजुर्ग हैं उनके पास हमसे ज्यादा विजडम है, और ये जो नॉलेज है ये उन्हीं से आ रहा है एक्चुअली। जो मैंने अपने दादाजी को भी देखा है, जो अपने एल्डर्स हैं उनको भी देखा है, रोज तेल लगाना उनकी जो एक डेली रूटीन का पार्ट हुआ करता था। तो इन लोगों के पास ज्यादा नॉलेज होता है। तो नाक में ऑयल डालना, टंग को स्क्रैप करना, एक बार जो यंग एज है और जो मिडिल एज वाले लोग हैं वो समय की कमी की वजह से, काम की भागदौड़ की वजह से वो स्किप कर देंगे। पर ये लोग हमेशा इन चीजों को काफी बाय रूट जानते हैं, इन चीजों का फायदा। और यदि उनको, जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको बताया जाए तो उनकी एक जो सप्रेस्ड मेमोरी होती है वो क्लिक कर जाती है कि हाँ ये डेफिनेटली फायदेमंद चीज है और करना चाहिए। तो बहुत से कॉमन एल्डरली लोग जिन जो मेरे मतलब कांटेक्ट में भी आते हैं, वो उनसे जब लाइफस्टाइल पूछी जाती है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सुबह जल्दी उठना, थोड़ा ऑयल लगाना, थोड़ी देर धूप में बैठना, नाक में तेल डालना, टंग स्क्रैपिंग करना, रात में सोने से पहले त्रिफला मोस्ट ऑफ द एल्डर्स लेते ही हैं। तो मतलब वही है कि इनको समझाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बजाय जो मिडिल एज वाले जो भाग दौड़ में लगे हुए हैं और काम के पीछे भागते हुए जा रहे हैं, वो हेल्थ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, और वही लोग ज्यादा बाहर भी रहते हैं। एल्डर्स तो फिर भी घर के अंदर हैं, प्रोटेक्टेड हैं, और ज्यादा यदि जाते भी हैं तो या तो मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे या इवनिंग वॉक पे जाएंगे, और उनके पास विजडम ज्यादा है करंट जनरेशन से बेसिकली। बिल्कुल सही कहा सर। ठीक है, उनकी बात करते हैं जो बात बिल्कुल नहीं सुनते हैं, छोटे बच्चे। तो उनकी लाइफ में हम ये सारी चीजें कैसे अप्लाई करें, या फिर उनके लिए आप कोई स्पेशल टिप्स देना चाहते हैं तो? बच्चों में ऑयल एप्लीकेशन मस्ट है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। नाक में ऑयल डालना इज मैंडेटरी, जब भी वो जैसे बाहर जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से वापस घर आ रहे हैं, तो अच्छे से उनका क्लीन करके, फेस वॉश करा के, थोड़ा सा नाक में ऑयल लगाना, डालना नहीं खाली लगाना है, जिससे कि जो ब्रीदिंग है वो जैसे मैंने अणु तेल का नाम बताया था आपको, तो वो मेडिकेटेड ब्रेथ हो जाती है। तो नाक को ही हमारे मस्तिष्क का द्वार कहा गया है बेसिकली आयुर्वेदा में। तो जो भी हम ब्रीदिंग ले रहे हैं, वो यदि मेडिकेटेड ऑयल की है या हर्बल ऑयल की है या सेसमे सीड्स भी यदि हम ऑयल लगा रहे हैं, तो वो इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है बॉडी में से। साथ में बच्चों में जैसे अभी बहुत ज्यादा मार्केट किया जाता है च्यवनप्राश इम्यूनिटी के लिए, तो अच्छी क्वालिटी का च्यवनप्राश यदि हमको मिलता है तो उनकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ में मुलेठी का बहुत इंपॉर्टेंस है। मुलेठी लगती हुई थोड़ी मीठी मीठी है तो बच्चे खा भी लेते हैं। मुलेठी की हम उनको खाने में मिक्स करके दे सकते हैं, या फिर यदि दूध में मिक्स करके दे सकते हैं। उससे क्या होता है कि उनकी एक व्याधि क्षमता काफी स्ट्रांग हो जाती है और थोड़ा प्रोटेक्शन भी आ जाता है। काजल आजकल हम लोग बिल्कुल नहीं लगाते हैं। यदि अच्छी क्वालिटी का काजल लगाया जाए तो उससे भी आंखों में एक जो वाटरिंग होती है, उससे सारे टॉक्सिन्स जो है आंखों में से निकल जाते हैं। एक त्रिफला करके घी आता है, वो भी हम आंखों में एक एक ड्रॉप डाल सकते हैं, जिससे कि जो टॉक्सिसिटी है या जो आंखें ड्राई हो गई हैं उसमें लुब्रिकेशन आए और उनकी विजन भी बढ़ती है। यदि ये दोनों ही चीजें नहीं है हमारे पास तो नॉर्मल गुलाब जल भी डाल सकते हैं ताकि क्लीनिंग हो जाए आंखों की।
तो बच्चों में ये छोटे छोटे चीजें करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हल्दी दूध रात में देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि इम्यूनिटी उनकी स्ट्रांग रहे, और अननेसेसरी बार बार सर्दी खांसी जुकाम एलर्जीज ये सब चीजें ना हो। हाँ हो। थैंक यू सो मच सर, आज हमें आपने बहुत सारा धन दे दिया AQI से ये फाइट करने के लिए। और आई जस्ट होप हमारे जो सारे दर्शक हैं उनको कुछ ना कुछ लेसन ऐसे मिल गए हो जो वो अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सके, अपने घर के बड़ों के लिए, घर के बच्चों के लिए अप्लाई कर सके। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कब पॉलिसीज इंप्लीमेंट होंगी, कब इसके रिजल्ट्स नजर आएंगे, ये सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमारे कंट्रोल में हमारा खुद का दिनचर्या, खुद की लाइफस्टाइल जरूर है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आज हम डॉक्टर पंकज जी को अपने साथ लेकर आए। थैंक यू सो मच डॉक्टर पंकज जी। थैंक यू, थैंक यू। सो और आपने ग्रेटफुल। सही कहा बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट के जो भी रूल्स हैं या जो एटमॉस्फेयर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, एनवायरनमेंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, जैसे 1 से 4 जुड़ते हैं तो 4 से 16 जुड़ जाते हैं, तो इस तरह जुड़ते जुड़ते एक चेन बनती है और सभी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है, खुद का ख्याल रखना है। जैसे फ्लाइट में बोला जाता है ना कि पहले अपना ख्याल रखें और फिर दूसरों की मदद करें, वैसे ही पहले अपना ख्याल रखें और आगे, ताकि दूसरों को भी आप मदद कर सकें। जब आप स्ट्रांग रहेंगे, यदि कोई बीमार पड़ता है या एल्डरली है घर में, तो आप अच्छे से उनका ध्यान रख सकते हैं। तो वो बेसिक ह्यूमैनिटी है एक्चुअली, और उसको सभी को फॉलो करना चाहिए कि खुद का ख्याल रखें और अच्छी लाइफस्टाइल, और छोटे छोटे टिप्स आयुर्वेदा में बहुत सारे दिए गए हैं। कुछ पढ़ के या कुछ देख के सुन के ना करें। यदि प्रॉपर कोई बड़ी बीमारी है आपको, यदि कोई मेजर हेल्थ इश्यूज हैं, तो कंसल्ट करके ही करना चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर पंकज, थैंक and यू। thank you to all the audience who has joined us and will be watching it later. Thank you. We are ending. थैंक यू, थैंक यू।